हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उसके लिए जो बेसिक्स बनाते हैं वो कोर्स दैट इज फाउंडेशन कोर्स, इन सब की तैयारी, इन सब की वीडियोस आपको 100% फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही यहाँ कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारे पिछले लेक्चर के साथ नेचर ऑफ मैटर को कंप्लीट कर लिया है और आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो एक्चुअल में 11th की केमिस्ट्री का एक काफी डिफिकल्ट चैप्टर होता है। लगता है डिफिकल्ट मगर इजी है और मैं आपके लिए वो चैप्टर यहां इजी बना भी दूंगा। दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज हम सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे दैट वुड बी द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहां पे हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ये सब कैसे हुई, वो सारी चीजें इस स्पेसिफिक लेक्चर में आपको आज मिलने वाली हैं। तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड उसका सब टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल का एक ओवरव्यू दे देता हूं। इसमें बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि फाउंडेशन कोर्स के मॉड्यूल में हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहला आता है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको हर टॉपिक का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा, जो कि ये, जैसे कि ये एक वीडियो है, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी को लेके, तो ये वीडियो आप तक मिल चुका है। इसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मतलब डीपीपीज आपको मिलेंगी। डीपीपीज आपको एक शीट होती है जिसपे क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगी इन द फॉर्म ऑफ अ पीडीएफ। आप उसे सॉल्व करें, क्योंकि अगले ही दिन, जिस दिन मेरा वीडियो रिलीज होगा, अगले ही दिन आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा और उस सॉल्यूशन में आप आराम से देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें आपने करी हैं, क्या मेरा नजरिया है उस पे और स्टैंडर्ड आंसर्स क्या होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जो कि आपके पास तैयार कर देंगे धांसू सी एक क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक आपको सिर्फ 9-10th के कंसेप्ट्स को ही नहीं, 11th-12th में और आपके जेईई या फिर नीट में बहुत हेल्प करेगा। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे बिल्कुल भाई। आपको क्या करना है, लिख के रखना है अपने सारे डाउट्स को एक जगह। जिस दिन लाइव सेशन होगा उस दिन अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट आता है वीकली टेस्ट पेपर्स। वीकली टेस्ट पेपर्स जो चैप्टर वाइज हैं वो आपके कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करेंगे और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि हर वीक जब टेस्ट होगा तो आपको एक पुश मिलेगा कि भाई मुझे पढ़ना है, टेस्ट होगा क्योंकि। ओके, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, पेपर कैसा होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ है, क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पे यहां पे डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट आता है चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। जब आपने सारे वीडियोस को अच्छे से देख लिया है तो फाइनली यू विल गेट एक समरी के फॉर्म में एक वीडियो जो कि पावर पैक्ड होगा और उसमें सारी चीजों को, हर कंसेप्ट को क्विकली एक समराइज्ड फॉर्म में दिया गया होगा। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको टेस्ट करेगी कि भाई आप कितने पानी में हैं इतना पढ़ने के बाद भी, और अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी है तो आप लाइव सेशंस जो आपके डाउट क्लियरिंग होंगे आप उसको देखें, आप अपने वीडियोस को फिर से देखें। सबसे अच्छा पार्ट जो आता है वो है चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, आप उन्हें देखें। इनमें से किसी भी चीज को आप मिस नहीं करेंगे तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। इंट्रोडक्शन सबसे पहले। ओके, सो इंट्रोडक्शन में क्या है भाई कि जो एटम का कंसेप्ट है कि भाई वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। हम बोलते हैं ना एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। सबसे बेसिक यूनिट जो है वो एटम ही होता है और एटम्स ही जुड़ जुड़ के कोई भी मैटर को फॉर्म करते हैं। ओके, अब उसके बाद ये चीज तो हमें बहुत पहले ही पता चल गई थी, इंडियंस का ही कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, इंडियंस का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है सबसे ज्यादा। अगर 9th के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते हैं कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का चैप्टर है वहां पे महर्षि कनाद के बारे में बताया गया है, पकुडा कट्टयम के बारे में बताया गया है। ये दोनों इंडियन फिलोसोफर्स, इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं जिनने बहुत ही अच्छी डिस्कवरीज एटम्स को लेके की थी। अब नाम किसका ज्यादा विख्यात हुआ? जॉन डाल्टन।
जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उस टाइम पे उनने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनके बेसिस पे उनने एक एटॉमिक थ्योरी दी। वो एटॉमिक थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या था भाई, कि जो एटम है दैट इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब मैटर को थोड़ा सा तोड़ोगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, बट फर्दर अगर आप मॉलिक्यूल को और छोटा करते हो तो वो एटम्स में डिवाइड होते हैं। दैट मींस एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। क्लियर हुआ? आगे एटम्स जो है वो बेसिकली तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सो एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक का मतलब होता है जो एटम के अंदर हमें मिल रहे हैं। ओके, सो एटम में हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर मिलता है उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसे प्रोटॉन बोलते हैं, और जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, उसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। सो दीज 3 आर द बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, यही यहां पे हमारे इस पैराग्राफ में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन की सबसे पहले मॉडल किसने दिया, क्या दिया, और जैसे जे थॉमसन है, तो जे थॉमसन जो है उनने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, और ये जे थॉमसन ही है, इनने मॉडल भी सबसे पहले एटम का दिया, आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो जे थॉमसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। इन्हें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले करी थी। सो हम जे थॉमसन को यहाँ अंडरलाइन करते हैं और मार्क कर देते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका नाम जुड़ा हुआ है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इनने एक्सपेरिमेंट किए थे जिनके बेसिस पे वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर पाए थे। ठीक है, और साथ ही साथ में जे थॉमसन ने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल भी प्रपोज किया था। सो जे थॉमसन के 2 काम क्या हो गए, एक कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है, जो कि अच्छा काम है, एक कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और दूसरा ये कि जे थॉमसन ने सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल है वो भी उन्होंने दिया था, और जे थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट भी हो गया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट उसको हम इंपॉर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि जे थॉमसन ने एटलीस्ट स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर देना एटम का। जब बाकी साइंटिस्ट ये चीज नहीं सोच रहे थे तो जे थॉमसन ने ये चीज सोची थी कि भाई हाँ एटम है और उसका स्ट्रक्चर उन्हें प्रपोज करना चाहिए। उन्हीं की कोशिशों के बाद आगे रदरफोर्ड और फिर आगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया था। Okay, so J.J. Thomson, after his discovery of the electron, proposed his atomic model according to which an atom is a spherical mass of positive charge in which electrons are embedded. उनका मतलब क्या था कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज की स्फीयर है जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड है, उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, एम्बेडेड है। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज पूरा उसके ऊपर जड़ा हुआ है, लगा हुआ है, और जो बेस है वो जो पूरा स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स का बना हुआ है। ठीक है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम हैज बीन डिस्प्रूव्ड बाय रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के मॉडल को बर्बाद मतलब इस तरीके से कर दिया कि उन्हीं ने रिजेक्ट करवाया था। उनने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनके बेसिस पे जे थॉमसन का मॉडल जो था वो डिस्प्रूव हो गया कि भाई ये गलत है और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दिस एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। फिर जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी बेसिस पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो थी वो सबसे बड़ा झटका पड़ा था उस टाइम पे। जो केमिस्ट्री की फील्ड थी, जो केमिस्ट्री की पूरा एक सोसाइटी चल रही थी, उन्हें झटका पड़ा कि अरे भाई न्यूक्लियस जैसा भी कुछ अंदर होता है एटम के जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये डिस्कवरी जो बिल्कुल एकदम लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड ने करी थी। नील्स बोहर इन 1913 proposed his atomic model with the most crucial concept of stationary orbits for electrons। जो नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने फाइनली सबसे अच्छा मॉडल ऑफ एटम जो है वो दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज न्यूक्लियस, एंड ये जो है ये क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसमें 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 और एक और माना था इस तरीके से 4 जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये बोहर ने बोला।
Okay, this concept of stationary orbits proposed by Bohr could successfully explain the stability of an atom. और ये कंसेप्ट जो बोहर ने दिया था ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया था. ओके, विच वॉज द मेजर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और यही रदरफोर्ड के मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था. यही रदरफोर्ड के मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझा नहीं पाए थे. ठीक है, सो क्या मेन है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो बोहर ने समझा दिया था और रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे. आगे बढ़ते हैं. ओके, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. अब फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी शुरू होती है यहां पे. द एलिमेंट्री एंटिटीज फ्रॉम विच ऑल मैटर हैज बीन मेड आर फंडामेंटल पार्टिकल्स. ये बोला जाता है कि जो मैटर है वो किन चीजों से मिलकर बना है? इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, सबसे पहले आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने की थी. ये दिया हुआ है, देखिए लिखा भी हुआ है. इट इज द फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल दैट वाज डिस्कवर्ड. ये सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल है और ये क्रेडिट किसको जाता है? जे थॉमसन को जाता है. इनने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी और उनने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. किसके ऊपर? डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर. ठीक है, इसको और क्या नाम देते हैं? इसको सिंपल वे में और भी बोलते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब. ओके, गैस डिस्चार्ज ट्यूब. क्लियर? आगे सर विलियम क्रूक्स. अब यहां पे क्रूक्स के बारे में आता है. एक्चुअली जो ये डिस्चार्ज ट्यूब्स है ना, इनको क्रूक ने बनाया था. सबसे पहले जो इनको बनाया गया है, इनको इन्वेंट किया गया है, दैट वाज डन बाय क्रूक. सो इनको क्रूक्स ट्यूब भी बोला जाता है. ओके, इसीलिए क्योंकि क्रूक ने इनको बनाया था. ठीक है, सो सर विलियम क्रूक्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिजाइन्ड द डिस्चार्ज ट्यूब व्हिच वाज कॉल्ड क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब. इसको कैथोड रे ट्यूब भी बोला गया था या क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब नाम दिया गया था. इट इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब हैविंग two metal plates connected to the oppositely charged poles of a battery. The pressure inside the discharge tube can be adjusted by means of an exhaust pump. अब किया क्या गया? सबसे पहले मैं आपको, वैसे हमारे अगली स्लाइड पे उसका डायग्राम भी है, बट हम यहाँ पे इतना देखते हैं. उनने बोला है कि एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें दो प्लेट्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. और ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स जो हैं ये किससे कनेक्टेड हैं? ये कनेक्टेड हैं द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया हमारा, इसे हम बोल देते हैं एनोड, और इस साइड पे हम बोल देते हैं कैथोड. ठीक है, ये कैथोड एनोड आप इधर भी कर सकते हो, जैसा कि चलो डायग्राम में दिया है मैं बिल्कुल वैसे ही कर देता हूं ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो. जो हमारा डायग्राम है अगली स्लाइड पे, उसमें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये हमारा कैथोड, और ये हमारा कैथोड और ये हमारा एनोड, इस तरीके से दिया गया है. ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये बीच में गैप है, यहां पे एक गैप है और ये कनेक्टेड है किससे? ये कनेक्टेड है वैक्यूम से. ठीक है, ये वैक्यूम से कनेक्टेड है, और वैक्यूम से मतलब वैक्यूम में क्या है? बेसिकली वैक्यूम से हवा खींची जाएगी जिससे हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की हवा को कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब हमें कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें कितना अंदर प्रेशर चाहिए, कितना कम चाहिए, कितना ज्यादा चाहिए, वो यहां से वैक्यूम से कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, अब ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है कैथोड रे ट्यूब का. तो कैथोड रे ट्यूब में क्या है? एक ग्लास की लंबी सी ट्यूब है. इनने देखिए वैक्यूम नीचे दिया है, हम ऊपर भी लगा सकते हैं. ठीक है, इधर पे देखिए एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, इधर कैथोड है नेगेटिवली चार्ज्ड, और अंदर जो है वो एयर एट वेरी लो प्रेशर. इसका मतलब ये कि हमने वैक्यूम का यूज करके एयर को अंदर बहुत लो प्रेशर पे रखा है. एयर को अंदर लो प्रेशर पे क्यों रखा गया है? क्योंकि जो हवा लो प्रेशर पे होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. ठीक है, सो एयर एट लो प्रेशर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है. नीचे हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया है. पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी इधर कनेक्टेड है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी इधर कनेक्टेड है. ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कैसे डिस्कवरी की गई. अंदर हमने गैस ले ली, अंदर जो कैथोड रे ट्यूब के, इसे कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं. इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस के पार्टिकल्स ले रखे हैं. जैसे ही आप बैटरी को ऑन करोगे क्या होगा? ये कैथोड है, ये क्या है? कैथोड. कैथोड का जो भी मटेरियल है
इट इज अ कंडक्टर। कैथोड में हमने एक कंडक्टर ही लिया है, बिना कंडक्टर के आप प्लास्टिक के कैथोड से कुछ नहीं कर सकते ना वुडन कैथोड से कुछ कर सकते हो, आपको कोई ना कोई मेटल प्लेट तो लगानी ही पड़ेगी। तो वो जो मेटल का मटेरियल है वो क्या करता है, उस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के बाहर आने लगते हैं। इस तरीके से उस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड में गैस के पार्टिकल्स को हिट करते हैं। जब वो हाई स्पीड में गैस के पार्टिकल्स को हिट करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं। हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट एंड कम आउट, वो नॉकआउट हो जाते हैं और बाहर निकल के आ जाते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो गैस के पार्टिकल्स में थे, बीच में जो गैस है उसके पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन्स, उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स, और साथ ही साथ में इस कैथोड के मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स, वो साथ में मिलके क्या करते हैं, कैथोड तो नेगेटिव चार्ज है, कैथोड तो क्या है, दिस इज कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कैथोड से दूर जाने लगेंगे, तो कैथोड से धीरे धीरे वो दूर जाने लगे, और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसकी तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अब एनोड जो होता है वो भी एक मेटल की प्लेट से बना हुआ है। तो क्या होता है, ये जो मेटल की प्लेट होती है ना, इसके थ्रू ये एनोड है, इसके थ्रू आराम से इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करके पीछे निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आराम से पेनिट्रेट करके और पीछे निकल जाते हैं। क्योंकि एनोड का जो मटेरियल कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन से तो बड़ा ही है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। तो जब बहुत हाई स्पीड से मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाते हैं, तो वो एनोड को इस तरीके से पेनिट्रेट करके निकल जाते हैं दूसरे साइड पीछे की तरफ, क्योंकि एनोड के मटेरियल से छोटा सा इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। और एनोड को हम बहुत मोटा नहीं बना रहे, एक पतली सी मेटल प्लेट है जिसके थ्रू आराम से इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है। चलो ये पास हो गया, और पीछे इधर पे ये जो पीछे वॉल दिख रही है, किसके पीछे की वॉल है, ये एनोड के पीछे की वॉल। इस पीछे की वॉल पे हम एक फॉस्फोर लगाते हैं विच इज अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है, इस मटेरियल पे जब भी कोई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल टकराता है तो ये मटेरियल ग्लो करता है। दिस इज फॉस्फोर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PHOSPHOR, फॉस्फोर बोलते हैं इसको। और ये मटेरियल क्या है, ZnS, जिंक सल्फाइड। ये जिंक सल्फाइड का मटेरियल है, ये जिंक सल्फाइड फॉस्फोर कहलाता है, और इसमें एक ग्लो प्रोड्यूस होता है। वो ग्लो पीछे प्रोड्यूस होगा, वो क्या बताएगा कि कोई ऐसा पार्टिकल है जो कैथोड से हाई स्पीड में मूव करता हुआ एनोड की तरफ आया, और एनोड के पीछे जो मटेरियल लगा था वो उससे टकराया और उसने ग्लो प्रोड्यूस किया। तो इसका मतलब कहां से आ रहा है मटेरियल, वो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, कैथोड की तरफ से। कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो जो पार्टिकल्स कैथोड की तरफ से आ रहे हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड हो गए, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन होता है। और यहीं से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। अब अगर क्या होता है, आप यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और आता है, ध्यान रखिएगा। अभी तो हमने एयर को लो प्रेशर पे रखा है, जब हम एयर को थोड़े से हाई प्रेशर पे रखते हैं तो एयर है ना एक ग्लो प्रोड्यूस करती है। तो आपको क्या होता है, बकायदा एक ऐसा ग्लो जाता हुआ दिखता है, एक ऐसा ग्लो जाता हुआ एनोड की तरफ दिखेगा। तो ये क्या हुआ, कैथोड रे, कैथोड की तरफ से एक रे बीम ऑफ लाइट ऐसे जाती हुई दिख रही है, मगर ये थोड़े से बढ़े हुए प्रेशर पे होती है। ये तो बहुत लो प्रेशर है, इससे थोड़ा बड़ा प्रेशर जो होता है उस पे ये प्रोसेस होती है और आपको एक ग्लो जाता हुआ दिखता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया कैथोड रे ट्यूब, मतलब जिसमें से कैथोड की रे दिख रही हो हमें, तो ये कैथोड रे हो गया। और इसको गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोला है, अंदर गैस को भर के एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब हम कंटेंट देख लेते हैं थोड़ा सा। दिस डिस्चार्ज ट्यूब वाज लेटर स्लाइटली मॉडिफाइड बाय जे थॉमसन व्हेन हाई वोल्टेज HV भी नहीं है, HNU होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज HNU बोला हुआ है, ठीक है, वाज अप्लाइड between the cathode and the anode with a small hole at the center of a partially evacuated tube at a pressure of 0.01 mm of Hg। ये 0.01 mm of Hg मतलब इतने प्रेशर पे हमने गैस को रखा है। A bright spot of light was formed on the zinc sulfide, ये ZnS जो है वो zinc sulfide है, on the screen which was kept at the opposite end of the discharge tube। तो ये मेन एंड है जहां से रे आनी है और ये उसका ऑपोजिट एंड है। तो ऑपोजिट एंड पे क्या होता है, हमें ग्लो दिखता है।
ठीक है. सो अ ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट वाज फॉर्म्ड ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन केप्ट एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब. दिस वाज कॉज्ड बाय द रेज व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड कॉल्ड द कैथोड रेज. और ये किसके कारण हुआ है? ये कैथोड से ओरिजिनेट होने वाली जो रेज हैं जिन्हें हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं उसके कारण हुआ है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. J.J. Thomson conducted some experiment with a discharge tube for studying the properties of cathode rays. अब हमने properties of cathode rays की स्टडी शुरू करी. अब क्या हुआ, धीरे धीरे हम ये देखेंगे भाई कैथोड रेस का जो नेचर है वो क्या है, क्या वो मटेरियल पार्टिकल है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ये सारी चीजें अब J.J. थॉमसन ने प्रैक्टिकल वे में पढ़ना शुरू करी. ठीक है, तो यहाँ पे J.J. थॉमसन का कैथोड रे ट्यूब जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है. वो देखिए पीछे फॉस्फोर लगा हुआ है, ये डिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं कि जो डिफ्लेक्शन करेंगे ना रे का, उसके लिए यहाँ पे डिफ्लेक्टर्स लगाए हुए हैं. ये फोकस सिस्टम है. फोकस सिस्टम जो है वो रे को फोकस करने के लिए होता है. चाहे कहीं भी रे इधर उधर जा रही हो, बट फोकस सिस्टम में जैसी रे जाती है तो एक पतली सी बीम के फॉर्म में निकलती है. ठीक है, तो वो पतली सी देखो बीम के फॉर्म में निकल रही है. एक प्लेट ये लगी है, एक प्लेट ये लगी है, और हमारी जो रे है वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो रही है. क्लियर हुआ? ये कनेक्टर पिन से यहां से कनेक्ट किया हुआ है. दिस इज द बेस, मतलब ये मेन बेस है जहां से इन सारे सिस्टम को सपोर्ट देके रखा हुआ है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन है. इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती है हाई स्पीड पे. क्लियर हुआ? तो ये हमारा कैथोड रे ट्यूब का पूरा एक्सपेरिमेंट है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, चलिए वो देख लेते हैं. एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व इन डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था एक्सपेरिमेंट 1, प्लेसिंग अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड. कैथोड और एनोड के बीच में आप एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रख दो. हमने यहां पे क्या किया? मेटल का एक ऑब्जेक्ट रख दिया. अब हमें यह चेक करना है यहां पे कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं या नहीं. तो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं. देखो इससे क्या हुआ, ये जो बीच में मेटल का ऑब्जेक्ट रखा है इसकी शैडो हमें यहां मिलेगी, और इतनी शार्प शैडो मिलती है यहां पे, इतनी बढ़िया शैडो मिलती है जो ये बताता है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं. क्योंकि लाइन अगर स्ट्रेट लाइन में आपकी जो रेज है वो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी तो जो भी ऑब्जेक्ट बीच में आएगा उसकी बहुत शार्प शैडो, एकदम परफेक्ट बाउंड्रीज के साथ शैडो पीछे स्क्रीन पे बनेगी. वही सेम चीज यहां पे हमें देखने के लिए भी मिली कि पीछे बड़ी शार्प शैडो बन गई. और ये प्रूफ करता है दैट कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कैथोड. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी? कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में हमारी कैथोड रेज ट्रैवल कर रही हैं. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. एक्सपेरिमेंट 2, प्लेसिंग अ लाइट पैडल व्हील बिटवीन कैथोड एंड एनोड. हमने क्या किया? कैथोड और एनोड के बीच में एक पैडल व्हील लगा दिया, बहुत हल्का. पैडल व्हील समझते हो? जिसमें पैडल्स बने हो और एक गोल घूमने वाला वो व्हील हो, उससे कोई भी चीज टकराएगी ना तो वो घूमने लगेगा, और इनको पैडल्स बोलते हैं. जैसे साइकिल पे पैडल होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे से टुकड़े इस पे लगे हैं कि कोई चीज टकराए तो ये घूमने लगे. इसको एक तरीके से देखिए, ये होता है ना जो, इसको हम लोग पैडल व्हील बोलते हैं. ये पैडल व्हील है. अब जब ये घूमेगा, ये पैडल्स हैं, इस पे कोई भी चीज टकराएगी तो ये घूमने लगेगा. अब इसमें हमें यहां पे ये टेस्ट करना है दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. जो कैथोड रे है वो मटेरियल पार्टिकल से बना है, मतलब कुछ मैटर से बना हुआ है. तो उसके लिए हमने बीच में पैडल लगा दिया. अब जैसे ही कैथोड रेज यहां से आएंगी वो यहां टकराई और पैडल घूमने लगा. एक्चुअल में यही हुआ. बंद गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे ही हमने बैटरी ऑन करी, कैथोड रेज निकली. वो कैथोड रेज जैसे ही एनोड की तरफ जा रही थी, बीच में पैडल पड़ा तो पैडल घूमने लगा. और घूमता पैडल ये बता रहा था कि भाई कैथोड की तरफ से कोई चीज आ रही है जो टकरा रही है और एनोड की तरफ जा रही है. तो अगर यहां से चीजें टकराएंगी तो ये जो है इससे जैसी टकराएंगी ये ऐसा घूमने लगेगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये क्लॉकवाइज घूमने लगा, इसका मतलब कैथोड रेज आ रही थी. ओके, सो रोटेशन ऑफ लाइट पैडल व्हील घूमने लगा. स्मॉल पार्टिकल्स हैविंग मास एंड काइनेटिक एनर्जी. ऐसा पार्टिकल जिसमें मास और काइनेटिक एनर्जी हो वो मैटर का पार्टिकल होता है. तो प्रूव हो गया दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट 3. अब एक्सपेरिमेंट 3 ध्यान से देखिए. यहां पे क्या किया हुआ है? कैथोड लगाया हुआ है हमने, यहां से कैथोड रेज निकल के आ रही हैं. अब हमने क्या किया है? एक डिफ्लेक्टिंग कॉइल मैंने यहां लगाई है, एक डिफ्लेक्टिंग कॉइल मैंने यहां लगाई है. ये जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स है ना, ये आने वाली रे को डिफ्लेक्ट करते हैं. तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो हमारा कैथोड होता है वो तो नेगेटिव होता है,
ये वाला जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो सबसे पहले तो जो मेरा वो कैथोड रे था वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था, और स्ट्रेट जाके यहां पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे टकरा रहा था। ये स्ट्रेट जाके फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे टकरा रहा था और मुझे इस जगह पे ग्लो दिख रहा था, इस जगह पे ग्लो दिख रहा था। अब ये जो डिफ्लेक्टर्स हैं, हमने इन डिफ्लेक्टर्स को भी ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने डिफ्लेक्टर को ऑन किया, जो नेगेटिव डिफ्लेक्टर था वो इस नेगेटिवली चार्ज्ड बीम को नीचे से पुश करने लगा, और ऊपर वाला तो पॉजिटिव था, वो तो बोलेगा आने दो, बट ये जो नेगेटिव वाला है ये उसको डिफ्लेक्ट करने लगा। तो इसके कारण क्या हुआ, जो हमारी रे थी वो आई तो सीधा, बट जैसे ही इसके पास पहुंची, इसने उस रे को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि ये भी नेगेटिव था, रे भी नेगेटिव थी, तो हमारी जो रे है वो हल्का सा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होके और इधर आ गई और इधर ग्लो मिलने लगा। तो अभी तक ग्लो इधर मिल रहा था, बट अब जो ग्लो है वो ऊपर मिल रहा है। इसने क्या प्रूफ किया कि जो ये कैथोड रे है इसका चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव हमारी जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल थी, जो नेगेटिव डिफ्लेक्टिंग कॉइल थी, उसने इसको डिफ्लेक्ट किया और इसका ग्लो ऊपर आया। ग्लो क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि ग्लो बता रहा है भाई कि अभी रे कहां जा रही है, इसलिए ये ग्लो हमारे लिए बहुत जरूरी। ग्लो नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहां रे चली गई। ठीक है, सो देखिए, बेंडिंग ऑफ रे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ देखो, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गया, मतलब उसकी तरफ ये रे चली गई। और लास्ट पॉइंट है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कौन है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जो ये कैथोड रे में प्रेजेंट है। ठीक है, सो कैथोड रे में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं दोज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर हुआ। अब अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट समझने के लिए लेना चाहें, क्योंकि मैंने यहां पॉजिटिव नेगेटिव ऐड किया है, कैथोड हमारा वैसे ही नेगेटिव होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए एक्सपेरिमेंट 4, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस के परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे नॉर्थ और साउथ दो पोल्स लगे हुए हैं, जिनके बीच में से ये कैथोड रे आ रही है। अगर उधर की फील्ड अप्लाई होगी, उधर से फील्ड अप्लाई होगी, तो परपेंडिकुलरली इसका मूवमेंट होगा। अब आप देखिए यहां पे तीन जगह उनने दी हुई हैं, ठीक है, जहां पे सेंटर में आ रहा है अनडिफ्लेक्टेड बी। जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या दोनों साइड से इक्वल कर रहे हैं, या तो दोनों साइड से अप्लाई हो या एक साइड से अप्लाई हो, तो बिल्कुल सीधा 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 कैथोड रे जो है वो यहां जाके टकराएगी। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जैसा नेचर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसके परपेंडिकुलरली कैथोड रे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, डिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाई, अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो जो डिफ्लेक्शन होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है हमारी, तो उसका डिफ्लेक्शन एक बार ऐसा जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऑपोजिट साइड से है तो वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से देखिए, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिफ्लेक्शन, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The above experiments were carried out with different gases in the discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैसेस के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये देखा गया कि प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं था। तो ये देखा गया कि प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं था, क्योंकि जितने टाइप की भी गैसेस आप ले रहे थे, सारी गैसेस यही प्रॉपर्टीज शो कर रही थी जो अभी तक हमने इतनी देर से पढ़ी, सारी गैसेस यही शो कर रही थी। ओके, सो फिर हमने ये समझा इस चीज से कि भाई जो प्रॉपर्टीज हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती हैं और सबके लिए एक जैसी होती हैं। तो द थर्ड पॉइंट इज दैट द प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो प्रॉपर्टीज जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती हैं। क्लियर हुआ। आगे देखिए, स्पेसिफिक चार्ज रिमेन्स द सेम। तो जो चार्ज है वो सेम रहता है चाहे कोई भी गैस ले लो। ठीक है, एक तरीके से हम बोले तो E अपॉन एम वैल्यू, ये E अपॉन एम वैल्यू क्या होती है, दिस इज एक्चुअली चार्ज अपॉन मास रेशो। चार्ज अपॉन मास रेशो जो था वो सब गैसेस के लिए कॉमन था, तो यहां कोई चेंज नहीं आया, और कोई चेंज नहीं आया तो हमने ये समझ लिया कि भाई नेचर ऑफ गैस के ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन was later followed by the experiment conducted by Robert Millikan in 1909 to determine the quantity of charge
ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए कि जो रॉबर्ट मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, इनने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उनने क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने की कोशिश की, कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है यह पता करने के लिए रॉबर्ट मिलिकन ने, बल्कि हम इनको रॉबर्ट मिलिकन ऐसे पूरा नहीं बोलते, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं जनरली उनका जो सरनेम है, सरनेम से हम उन्हें बोलते हैं, उनका नाम जो लेते हैं वो सरनेम से लेते हैं, ठीक है। सो मिलिकन जो थे उनने ये एक्सपेरिमेंट किया। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसमें मिलिकन ने क्या किया था, एक ऑयल की ड्रॉप को यूज किया था इस एक्सपेरिमेंटेशन में। एक ड्रॉप को यूज नहीं किया था, बट वो एक ड्रॉप से उनने चीजों को डिटरमाइन किया था, तो इसको बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, सम फाइन ऑयल ड्रॉपलेट्स वर अलाउड टू बी स्प्रेड इनटू द चेंबर बाय एन एटोमाइजर। अब क्या है, एक स्प्रे होता है एटोमाइजर, उससे हमने ऑयल को स्प्रे किया एक चेंबर में, ऑयल को हमने स्प्रे किया। देखिए ये वो डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो देखिए ये दिया हुआ है एटोमाइजर। एटोमाइजर से हमने क्या किया, ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया। जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हमने स्प्रे किए तो बहुत बारीक बारीक छोटे 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 ऑयल के ड्रॉप्स आने लगे। ये एटोमाइजर क्या करता है, ऑयल को स्प्रे करने का मतलब एक छोटा ड्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एटोमाइजर, ठीक है। सो हमने एटोमाइजर से एक ड्रॉप को, बहुत सारी छोटी 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 फाइन ड्रॉप्स जो थी वो प्रोड्यूस करी ऑयल की। द एयर इन द चेंबर वाज सब्जेक्टेड टू आयनाइजेशन बाय एक्सरेज। और हमने क्या किया, उसके बाद जो हमारे ये एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एयर थी ना इतनी, यहां पे एक्सरेज इनके ऊपर डाल दी गई। देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्सरे सोर्स। अब ये एक्सरे का सोर्स है जहां से एक्सरे आ रही है और हमारे पार्टिकल्स जो ऑयल के पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ये टकरा रही हैं, ठीक है। जो एक्सरेज आ रही है वो हमारे ऑयल के पार्टिकल्स के ऊपर टकरा रही हैं, ठीक है। आगे, द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ एयर अटैच्ड देमसेल्व्स टू द ऑयल ड्रॉप्स। अब जो अंदर एयर थी, हमने क्या किया, ये जो अंदर एयर थी, इसके अंदर जो एयर थी, इससे जैसी एक्सरेज टकराई उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के बाहर आ गए। और इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, जाके ऑयल ड्रॉप के ऊपर चिपक गए या ऑयल ड्रॉप के ऊपर बैठ गए, ठीक है। ऑयल ड्रॉप पे चिपक गए या ऑयल ड्रॉप के ऊपर बैठ गए। When sufficient amount of electric field is applied, जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, क्या करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब ध्यान से डायग्राम को देखिए, यहां से हमने ऑयल डाला, स्प्रे किया, अब वो स्प्रे जो है ऑयल के ड्रॉप्स वो धीरे धीरे इस छोटी सी स्लिट से नीचे आ रहा है, वो नीचे आया। यहां से हमने एक्स रेज डाली, एक्स रेज जो होंगी वो अंदर जो एयर है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा देंगी बाहर, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारी ऑयल ड्रॉप के ऊपर बैठ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो यहां नीचे एक प्लेट लगी है, मेटल की प्लेट, ये मेटल की प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो आप क्या करेंगे, जो ग्रेविटी है वो ऑयल ड्रॉप को नीचे खींचेगी, तो ऑयल ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। बट जो ये नीचे प्लेट लगी हुई है मेटल की प्लेट, ये इलेक्ट्रॉन इस ड्रॉप के ऊपर क्या बैठा हुआ है, ये जो एक ड्रॉप है हमारा ऑयल का, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेगी, क्योंकि जो मेरी नीचे की प्लेट है वो भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो नीचे की प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, नीचे की प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। तो इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, ना प्लेट से रिपेल करके ऊपर भेजना है और ना ग्रेविटी से उसे नीचे आने देना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही फील्ड अप्लाई करनी है, इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है कि हमारा ड्रॉप जो है ना वो ऊपर भी ना जाए नीचे भी ना आए, जहां पर है वो वहीं के वहीं रुक जाए और स्टेबल हो जाए। अब वो एक जगह पे स्टेबल हो गया, तो मैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं कि मेरा ये ड्रॉप जो है वो ग्रेविटी से नीचे ना खींचे, जस्ट ग्रेविटी को मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस कर दे, जिससे ड्रॉप यहीं के यहीं रुक जाए। यहां ड्रॉप रुक गया है, ठीक है। आगे, so when sufficient amount of electric field is applied which can balance the gravitational force acting on an oil drop, the drop remains suspended in the air। इससे क्या होता है, ड्रॉप जो है ना वो हवा में ही सस्पेंडेड रह जाती है, अब वो नीचे भी नहीं आती, मतलब ग्रेविटी से नीचे भी नहीं आती और रिपल्शन से ऊपर भी नहीं जाती, क्योंकि हमने दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स को और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दिया है। आगे, from this experiment Millikan observed that the smallest charge found on the oil drop was 1.59 into 10 to the power minus 19।
इतना सबसे मिनिमम चार्ज था जो मिलिकन को ऑयल ड्रॉप के ऊपर मिला। ओके सो और ये चार्ज किसमें होता है? कूलम्स में होता है। So it was 1.59 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये चार्ज उनको मिनिमम सबसे छोटा चार्ज जो था वो मिलिकन को यही मिला। एंड द चार्ज ऑन ईच ड्रॉप वाज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। इसका मतलब क्या था कि भाई ये जो चार्ज है ना हमारा 1.59 into 10 to the power minus 19 सी, ये हमारा सबसे छोटा वैल्यू है उस चार्ज की। मतलब सबसे छोटी चार्ज जो सबसे छोटी वैल्यू में जो चार्ज अवेलेबल था किसी ड्रॉप पे वो ये था। और अगर किसी ड्रॉप पे हमें ज्यादा चार्ज भी मिल रहा था तो वो इसी वैल्यू का मल्टीपल था, वो इसी वैल्यू का मल्टीपल था। इसका मतलब क्या? 1.59 into 10 to the power minus 19, इसको आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर दो, इसको आप 2 3 4 टाइम्स कर दो, तो हमें अगर ज्यादा चार्ज भी मिल रहे थे ना तो वो इसके मल्टीपल्स थे। तो इससे क्या समझ आया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेरे ऑयल ड्रॉप पे तो वो ये देगा, बट अगर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उतने टाइम्स आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका मास पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये हमें पता चला इस एक्सपेरिमेंट के बाद। ओके और ये वो पूरा एक्सपेरिमेंट है जो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। Okay, now on the basis of this observation, he concluded that 1.59 into 10 to the power minus 19 coulomb is the smallest possible charge and considered that value as the charge of electron. तो उन्होंने ये बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो सब चार्ज है वो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। तो उनने 1.59 into 10 to the power minus 19 कूलम को इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल दिया। एक इलेक्ट्रॉन का ये है और जितने इलेक्ट्रॉन्स एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर चिपके होंगे उतने टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हमारा जो ये लिखा है। क्लियर हुआ? सो ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री में जो चैप्टर आता है चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आपको समझना बहुत आसान होगा। जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा तो उसमें भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया था, यहां पे भी हम लोग गैस डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये कैथोड है, उधर एनोड है। अब मुझे प्रोटॉन की डिस्कवरी करनी है तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। प्रोटॉन का चार्ज होगा पॉजिटिव, तो प्रोटॉन को रिपेल कौन करेगा? प्रोटॉन को जो है वो रिपेल करेगा एनोड, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो रिपेल करेगा। तो मैं फॉस्फोर लगाऊंगा इस साइड पे। ठीक है, जो मेरा ग्लो चाहिए ना मुझे, मैं जो ग्लो चेक करूंगा वो मैं कैथोड के पीछे लगाऊंगा। पहले मैंने उसको एनोड के पीछे लगाया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब हम उससे लगाएंगे ये कैथोड के पीछे क्योंकि हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की होगी। प्रोटॉन पॉजिटिव है तो वो एनोड की तरफ से रिपेल होगा और रिपेल होके वो कैथोड की तरफ आएगा। अब हमने क्या किया, बीच में वही गैस भर दी वापस से। ठीक है, अब गैस भर दी, क्या होगा? हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, हमने पहले कैथोड रे ट्यूब में क्या पढ़ा था कि आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो बैटरी का, कैथोड के खुद के मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। अब यहां पे क्या होगा? कैथोड के खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के तो आएंगे, वो क्या करेंगे? वो जैसे ही आगे बढ़ेंगे गैस पार्टिकल्स की तरफ जो बीच में चेंबर में प्रेजेंट है, वो जैसे ही उनसे टकराएंगे तो वो और इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करके बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये गैस का एक पार्टिकल है, ये उसके पास न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब जो क्या हमने जैसे स्विच को ऑन किया, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के बाहर आने लगे और जो बीच में प्रेजेंट गैस पार्टिकल्स हैं उनसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, उनके गैस पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन को वो नॉकआउट करके बाहर निकाल देंगे और जो गैस पार्टिकल है वो खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड बचेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज पता है, हमें ये चीज पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं बोलूं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर आपके इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब अगर आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो बचेगा क्या? बचेगा तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे गैस के पार्टिकल्स के ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब अब यहां ये जो पॉजिटिव चार्ज गैस पार्टिकल्स तैयार हो गए ना बनके, वो गैस के आयंस हैं। उन्हें पार्टिकल्स या एटम्स नहीं बोलेंगे अब हम, या मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे अब, उन्हें बोलेंगे हम कि वो गैस के आयंस हैं। ठीक है, सो वो जो गैस के आयंस हैं बीच में,
अब वो धीरे 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 मूव होते हुए कैथोड की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनोड उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को रिपेल करेगा, एनोड उन्हें रिपेल करेगा। तो जब वो रिपेल होंगे तो वो धीरे धीरे कैथोड की तरफ आएंगे। अब यहां पे एक चीज बड़े गौर से सुनिएगा, यहां पे कैथोड रेज भी देखने के लिए मिलती हैं और एनोड रेज भी मिलती हैं, क्योंकि जो चीज एनोड की तरफ से रिपेल होकर कैथोड की तरफ आ रही है वो तो हमारा कैथोड रे हो गया, वो तो एनोड, जो एनोड की तरफ से रिपेल होके आ रही है कैथोड की तरफ, वो एनोड रे हो गया, और जो कैथोड की तरफ से रिपेल होके एनोड जा रही है वो कैथोड रे हो गई। तो साथ ही साथ में यहां पे मुझे कैथोड रे भी मिलेगी, बट उसे हम लोग डिटेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पीछे कहीं फॉस्फोर नहीं लगाया। फॉस्फोर वही है जो फ्लोरेसेंस देता है ना, ग्लो करता प्रोड्यूस, तो वो ग्लो प्रोड्यूस करने वाला केमिकल मैंने यहां लगाया है, उधर नहीं लगाया। तो कैथोड रेज अगर जाती भी है तो वहां जाके वो टकराएंगी भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें दिखेगा ही नहीं वो, ठीक है। बट एनोड रेज का क्या है, एनोड रेज यहां बीच में प्रोड्यूस होती हैं। इसका मतलब क्या कि कैथोड और एनोड के बीच में एनोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। और अगर हम बात करें कैथोड रेज की जो हमने पहले पढ़ी थी, तो कैथोड रेज कैथोड में से निकलती हैं और एनोड रेस कैथोड और एनोड के बीच में प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जाके जब गैस के एटम्स को मारते हैं तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स तैयार होते हैं। वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स देखो जो ये दिख रहे हैं, अब धीरे धीरे एनोड की तरफ से मूव होके कैथोड की तरफ आएंगे। अब चलिए, ये तो हमने माना कि वहां पे जो हमने पिछला एक्सपेरिमेंट जो हमारा कैथोड रे ट्यूब था, वहां पे हमने कैथोड और एनोड लिया था, जिसमें से कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकल के आए और वो एनोड में से पेनिट्रेट होके निकल गए या एनोड के साइड में से निकल गए और पीछे जाके वो टकराए तो ग्लो प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पे हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है उनका साइज बड़ा होता है, वो कैथोड को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो उसी कारण से हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि उसी कारण से हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा यहां पे लिखा हुआ है परफोरेटेड कैथोड। ये परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, होल वाला। तो जो कैथोड होता है ना, वो कैथोड की प्लेट के ऊपर होल्स होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे। वो होल क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो एनोड की तरफ से आ रहे हैं वो कैथोड को पेनिट्रेट करके निकल जाएं। और कैसे, वो होल्स के कारण, तो वो होल्स के थ्रू जाएंगे। हम एक तरीके से पेनिट्रेट वर्ड भी वहां यूज नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे आएंगे और कैथोड के बीच बीच में जो होल्स हैं उनके होल्स के थ्रू निकलते हुए और पीछे से निकल के, और जो यहाँ पे फॉस्फोर लगा हुआ है, जो केमिकल लगा हुआ है, उससे वो टकराएंगे और केमिकल ग्लो प्रोड्यूस करेगा। तो वो ये बताएगा कि कोई रे थी जो यहां से आ रही थी और यहां से आके वो कैथोड की तरफ गई, कैथोड के होल्स में से वो निकली और पीछे जो केमिकल लगा था उस पर टकरा के उसने ग्लो प्रोड्यूस किया। तो इसे हम लोग बोलते हैं एनोड रे, और इसको एक और नाम दिया जाता है कैनाल रे। इसको क्या नाम दिया जाता है, कैनाल रे। क्यों नाम दिया जाता है इन्हें कैनाल रेस, क्योंकि ये कैथोड में बने हुए छोटे छोटे होल्स के बीच में से निकलती हैं। तो ऐसी कोई भी जगह जो किसी भी चीज को पास होने का रास्ता दे उसे हम लोग कैनाल बोलते हैं। ऐसी कोई भी जगह जो किसी भी चीज को पास होने का रास्ता दे तो उसे हम लोग कैनाल बोलते हैं। और यहां पे भी क्या हो रहा है, जो कैथोड है वो एनोड रेस को पास होने का चांस दे रहा है अपने होल्स में से, तो इसीलिए इनको हम लोग कैनाल रेस भी बोलते हैं, बिकॉज दे पास थ्रू द होल्स ऑफ द एनोड और कैथोड। ओके, चलिए आगे आप थोड़ा सा कंटेंट देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय गोल्डस्टीन। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। वो जे थॉमसन ने किया था, ये गोल्डस्टीन ने किया, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। अब ये गोल्डस्टीन ने किया क्यों, इसीलिए किया क्योंकि उनको ये चीज पता थी, या ये चीज उस टाइम सभी को पता थी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम। अगर कोई चीज नेगेटिव है तो कोई चीज पॉजिटिव भी होगी। बस इसी चीज को लेके गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। द डिस्कवरी of proton by Goldstein was done on the basis of cathode ray experiment conducted by using a perforated cathode. इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट, just like the cathode rays, some rays were found to emanate from an anode. These are called anode rays or canal rays. इससे क्या होता है, एनोड की तरफ से कुछ रेज आती हैं और वो कैथोड की तरफ चली जाती हैं, इन्हें एनोड रेज बोला। एनोड रेज वर फाउंड एज अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन कंट्रास्ट टू द कैथोड रेज। जैसा कैथोड रेज होती हैं उसके जस्ट ऑपोजिट एनोड रेज होती हैं, जो कहां से, एनोड की तरफ से आ रही हैं कैथोड की तरफ।
Okay, when hydrogen gas is taken in a discharge tube, these positively charged particles were found to be protons. और जब हमने इनके बीच में हाइड्रोजन गैस, मतलब अगर मैंने अंदर हाइड्रोजन गैस को भर के रखा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हमें इधर जाते हुए मिले कैथोड की तरफ, परफोरेटेड कैथोड के जो बीच में से निकले, उनको हमने प्रोटॉन नाम दे दिया। चलिए आगे, एनोड रेज, अभी क्या इन्हें प्रॉपर्टीज बताई है एनोड रेज की। देखिए, एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इसको भी आप वैसे ही टेस्ट कर सकते हो। बीच में आप एक क्रॉस लगा दो मेटल का, वहां से एनोड रेज जैसे ही आएंगी तो वो इससे टकराते हुए पीछे जाएंगी तो एक शैडो बना देंगी। वही शैडो बनाने से प्रूव हो जाएगा कि भाई एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, एनोड रेज possess पॉजिटिव चार्ज सिंस दे वर फाउंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। जैसे हमने वहां पे कैथोड रे के लिए किया था, अगर आपको ये याद हो तो एक मिनट देखिए, ये वाला हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, देखिए ये एक्सपेरिमेंट हमने किसके लिए किया था? कैथोड रे के लिए किया था। अब एनोड रे में क्या होगा? कैथोड के लिए ये डिफ्लेक्शन ऊपर जा रहा था क्योंकि नेगेटिव वाली प्लेट कैथोड रेज को रिपेल कर रही थी। अब एनोड रेज में, एनोड रे क्योंकि पॉजिटिव है तो उसका डिफ्लेक्शन हमें कहां देखने के लिए मिलेगा? इसको थोड़ा सा एक दूसरे कलर से बनाते हैं हम। ओके, देखिए ये एनोड रेज है, इधर से आई और जैसे ही ये चालू हुआ, ये पॉजिटिव वाली जो प्लेट है वो रिपेल करेगी प्रोटॉन्स को, मतलब एनोड रेज को, तो वो इसको ऐसा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी और ग्लो यहां देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को टेस्ट किया है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को भी हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे Okay, so we are done with this. The property of anode rays depend upon the nature of the gas taken in the discharge tube. अब प्रॉपर्टी जो एनोड रेज की होती है वो कौन सी गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली है उस पर डिपेंड करता है। कैसे उस पर डिपेंड करता है? जैसे समझ लीजिए आपने हाइड्रोजन ली है तो एनोड रेज की जो स्पीड होगी ना वो तेज होगी। अगर आपने और थोड़ी भारी गैस ली है ना तो वह एनोड रेज की जो स्पीड है ना वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसका जो भार है, जो उसका मास है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। तो एनोड रेज की प्रॉपर्टी जो होती है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। हल्की गैस है तो तेजी से निकल जाएगा एनोड रे, अगर थोड़ी भारी गैस है तो एनोड रे धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, the mass of the particles was same as the atomic mass of the gas inside the discharge tube. जो मास था किसी भी पार्टिकल का, जो एनोड रे के जो पार्टिकल्स थे उनका मास जो था वो गैस के मास के बिल्कुल बराबर था। इसका मतलब ये कि अगर मैंने हाइड्रोजन गैस ली है तो हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है? 1। और अब जो मैंने एनोड रे के लिए हाइड्रोजन गैस अंदर भरी है, जैसे इलेक्ट्रॉन कैथोड रे से निकल के आएंगे वो हाइड्रोजन गैस से टकराएंगे, उनके एटम से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देंगे, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा न्यूक्लियस के अंदर, और ये प्रोटॉन का मास भी 1 होता है। तो जितना गैस के पार्टिकल्स का मास है उतना ही मास किसका होगा? हमारे एनोड रे के पार्टिकल्स का। तो एनोड रे के पार्टिकल्स का मास और हमारी गैस के पार्टिकल्स का मास ये बिल्कुल सेम होगा। इसलिए हमने बोला कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एनोड रेज की वो डिपेंड करती हैं ऑन द नेचर ऑफ गैस। क्लियर हुआ? सो ये हमारा आखिरी पॉइंट भी होता है कंप्लीट। चलिए अब आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें इस पेज का तो ले सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, हमने 2 देख लिए हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग पार्टिकल्स हैविंग नेग्लिजिबल मास, मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नेग्लिजिबल मास होता है। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसका कोई मास, मतलब हम उसके मास को एक तरीके से नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये हम नहीं बोलते कि इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस ही नेग्लिजिबल है, बट इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल के बराबर माना जाता है, मास। बट उसका जो चार्ज है वो माना जाता है, चार्ज को हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, सो एंड मैसिव प्रोटॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या कि जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन का साइज इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है, जिसके कारण हम प्रोटॉन के मास को कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, it could be predicted that the mass of an atom has to be equal to the mass of the total number of protons present। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, एक एटम की बात करें, तो एटम के बीच में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भरा होता है और बाकी चारों तरफ उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं।
ठीक है, तो एक तरीके से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के मास को तो हमने निग्लेक्ट कर दिया, पूरा नेग्लिजिबल मान लिया, और बचता है बीच में न्यूक्लियस जिसके अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा होता है। ये हम इसी पूरे जो चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके सेकंड पार्ट में देखेंगे कि कितने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स दिए थे। तो वहां पे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी की थी तो उन्होंने यही बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। तो यहां पे भी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा है। तो एक्चुअल में किसी भी एटम का जो मास होता है दैट इज एक्चुअली द मास ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही पूरे प्रोटॉन भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो हम काउंट ही नहीं करते। तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो किसी भी एटम का जो मास है वो उसके प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन का जितना मास होता है ना, हम उसको बोलते हैं कि भाई दैट मास इज इक्वल्स टू 1। हमने उस पूरे मास को 1 मान लिया, यूनिटी मान लिया। उसके कारण क्या है, हमारी कैलकुलेशंस आसान हो गई हैं। वो इतने छोटे छोटे मासेस को आप कहां तक मल्टीप्लाई और काउंट करोगे। तो हमने बोला भाई जितने प्रोटॉन, हर प्रोटॉन को आप 1 मान लो, जितने प्रोटॉन है आप उतने ऐड कर दो। आगे, however this was found to be true only in case of hydrogen। हाइड्रोजन के केस में ये चीज सच मानी गई कि एटम का मास इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। या हाइड्रोजन के केस में सही हुई, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन के केस में ये है उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर ये एक है प्रोटॉन और बाहर है एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को तो हमने नेग्लिजिबल मान लिया, तो एक्चुअल में मास किसका है हाइड्रोजन के एटम में, उसके बचे हुए सिर्फ एक प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन को तो नेग्लिजिबल मान लिया, ठीक है। नाउ द difference in the predicted mass and actual mass of the atom has been found to be equal to the mass of proton or multiple of the mass of a proton। अब हमने तो ये नोटिस किया कि जो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकियों के लिए, हाइड्रोजन में तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना मास होता है, मगर बाकियों के लिए हमने ये नोटिस किया कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे ना उससे ज्यादा मास आ रहा था, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उससे ज्यादा मास आ रहा था। अब ये समझ नहीं आई कि इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल है ना, इलेक्ट्रॉन को तो भाई हमने सीधा सीधा नेग्लिजिबल मान लिया है ना। यहां लिख भी देते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन का मास इज एक्चुअली नेग्लिजिबल, ठीक है। प्रोटॉन का मास वी कंसिडर एज 1, और +1 भी नहीं भाई, +1 क्यों बोल रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं 1। बट जो एटम का मास आ रहा था, जो हमारे एटम का मास आ रहा था, वो प्रोटॉन का जो टोटल नंबर था ना उस एटम में, उससे ज्यादा मास आ रहा था। इट वॉज ऑलमोस्ट नियर अबाउट डबल, ऑलमोस्ट प्रोटॉन के नंबर से डबल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। अब यह समझ नहीं आया, जब इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल है और प्रोटॉन 1 है, तो फिर मास ज्यादा कैसे आ रहा है। इसका मतलब यह कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल बराबर है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो चार्ज तो एटम पे 0 हो गया, चार्ज तो एटम पे 0 हो गया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट मास का डबल आना यह बताता है कि और भी कोई पार्टिकल एटम में प्रेजेंट है जिसका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज में कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। छेड़खानी है तो सिर्फ मास में है, चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई कोई तो ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, बट वो मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर वो मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो देखिए, to be mass of the proton or multiples of the mass of a proton, these particles are supposed to have neutral charge since the atom is electrically neutral। अब यहां पे देखो वही स्टेटमेंट आ गया कि इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं इनका चार्ज तो न्यूट्रल है। नेक्स्ट, they were called neutrons and they were discovered by James Chadwick। इनको न्यूट्रॉन नाम दिया गया और चैडविक ने इनकी डिस्कवरी की। Okay, an experiment involving the bombardment of beryllium nucleus with alpha particles। और इनने क्या किया, बेरिलियम जो एक एटम है ना, हमारा एलिमेंट है बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे चौथे नंबर पे बेरिलियम आता है ना, तो उस बेरिलियम के न्यूक्लियस को हमने अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करना शुरू किया। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 9th की केमिस्ट्री में। उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड्स मॉडल आता है। वो रदरफोर्ड जो थे उनने ये अल्फा पार्टिकल का एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम आयन जिसके ऊपर 2+ चार्ज है।
इसका मतलब ऐसा हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। अगर आप उसके 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो बचा क्या, सिर्फ 2 प्रोटॉन, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो He2+। ये हीलियम के डबली चार्ज मतलब 2 चार्ज वाले, हीलियम के 2 चार्ज वाले पार्टिकल्स को हम लोग अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। ये अल्फा पार्टिकल से हमने बेरिलियम के ऊपर बॉम्बार्डमेंट मतलब उसको हिट करना शुरू किया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। हाँ, यहां हमारा स्टेटमेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट, the discovery of fundamental particle has ultimately resulted in the establishment of a basic atomic model. The basic model of an atom comprises small positively charged nucleus at the center of the atom and the electrons revolving around the nucleus. मैं उसके आगे आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि क्या हुआ। जो हमारा न्यूक्लियस था ना, जब इसको मैंने अल्फा पार्टिकल्स से हिट किया, बहुत जोर से अल्फा पार्टिकल्स से हिट किया, तो प्रोटॉन्स के साथ कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी निकले जिनका कोई चार्ज नहीं था बट उनका एग्जिस्टेंस था। तो उस टाइम पे जब हमने अल्फा पार्टिकल्स से, हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं ये जो आ रहे हैं तेजी से मूव करते हुए, और ये हमारा क्या है, दिस इज द बेरिलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है। इसको जैसे हिट करा तो इसमें से पार्टिकल्स निकल के बाहर आने लगे, इसमें से इस तरीके से पार्टिकल्स निकल के बाहर आने लगे। कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ये पता कैसे चल सकता है कि अगर आप 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगवा दो तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स तो पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होकर दूसरे साइड गिरेंगे, और आप एक वो लगा दो, अपनी फॉस्फोर की प्लेट लगा दो, तो पॉजिटिव चार्ज वाले, अगर आपने यहाँ पे 2 प्लेट्स लगा दिए है ना, तो आप जैसे ही इसको पॉजिटिव वाली प्लेट को चालू करोगे, मतलब प्लेट्स को चालू करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो ऐसे रिपेल हो जाएंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और यहां पे वो ग्लो शो करेंगे। बट जो मेरे न्यूट्रॉन्स हैं वो सीधा जाके हिट कर देंगे, ना उन्हें पॉजिटिव से फर्क पड़ेगा ना नेगेटिव से, इसलिए उसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया, क्योंकि उसका चार्ज न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ओके, और इस तरीके से हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब ये जो पूरा चार्ट है ना, ये एक सीधा समअप किया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पूरे प्रॉपर्टीज को। सो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप इसका सीधा स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वही सारी चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ी। चार्ज आप देखो क्या है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, वहां पे 5859 1.59 था, हमने राउंड अप करके 1.6 कर दिया। अब यहां ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻19 और प्रोटॉन का देखो +1.6 × 10⁻19। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है। अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। वहीं पे अगर आप प्रोटॉन का देखोगे तो मास देखो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, 1.67 × 10⁻27 kg। अब सेम यही मास, सिमिलर, मैं सेम तो नहीं बोलूंगा, वेरी सिमिलर प्रोटॉन के मास के बराबर ही न्यूट्रॉन का मास होता है। देखो 1.72 × 10⁻21 kg, -27 kg। तो इनका और इनका मास इक्वल है, इसलिए जो हम टोटल मास बोलते हैं ना किसी भी एटम का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जुड़ा हुआ होता है, मतलब सम। सो व्हाट इज एक्चुअली द मास ऑफ एन एटम? मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों को सम कर दोगे तो जाके मास ऑफ एटम आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक जनरल सम अप। इसका पॉजिटिव, इसका जो चार्ज है वो -1 है, इसका +1 है और इसका 0 है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर 0, प्रोटॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। चार्ज आप देखो इन दोनों का बिल्कुल सेम है, बट मास में बहुत फर्क है, तो इसके मास को तो हम नेग्लिजिबल बोल देते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मैं अगर बोलूं कि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, तो मैं एटॉमिक नंबर की जगह Z लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर को यू डिनोट विथ Z, एंड मास नंबर कि भाई एटम का कितना मास है उसको आप A से करते हो। डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज atomic number, and number of protons plus neutrons is mass number। तो mass number क्या है? इन दोनों का सम। तो total number of nucleons, अब nucleons क्या होते हैं? यहां एक वर्ड दिया है nucleons, ये 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी आता है। सो न्यूक्लियॉन्स एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में बोलते हैं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों ही एटम के न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहा है, सेंटर में क्या है, प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, तो ये दोनों अंदर घूम रहे हैं साथ में न्यूक्लियस के, तो इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स नाम देते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हो गए न्यूक्लियॉन्स। सो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम कॉन्स्टिट्यूट द मास नंबर। ओके, एग्जाम्पल क्लोरीन का एटम जो है उसका 17 है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 17। और अगर हम क्लोरीन की ही बात करें तो क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका मास हो गया 35। ठीक है, तो आपने दोनों को टोटल कर दिया, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंपली रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखो एलिमेंट है हमारा X, आप उसका मास लिखते हो ऊपर और एटॉमिक नंबर लिखते हो नीचे, तो एटॉमिक नंबर नीचे और एटॉमिक मास ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कि एटॉमिक नंबर इस साइड और मास इस साइड, तो ये दोनों तरीके सही है रिप्रेजेंट करने के। लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास है 1, इस वाले हाइड्रोजन एटम का मास है 2, इस वाले हाइड्रोजन एटम का मास है 3, इन्हें आइसोटोप्स बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ओके, सो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर नीचे आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, नीचे आता है एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर जो है वो या तो आप राइट साइड पे ऊपर लिख सकते हो या लेफ्ट साइड पे ऊपर लिख सकते हो, जैसा यहां लिखा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट देम। ओके, और आइसोटोप्स होते क्या है, आइसोटोप्स आर दी केमिकल सब्सटेंसेस, या क्या हम एक तरीके से बोलते हैं आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास। ऐसे एटम्स जो एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हो, देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन का मास है 1, इसका मास है 2, इसका मास है 3, सो इसका मतलब एटम्स तो एक ही एलिमेंट के हैं, हाइड्रोजन के ही हैं, बट उनके मास अलग अलग हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। ओके, और आइसोबार्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम्स जो है तो अलग अलग एलिमेंट के, एक एटम दूसरे एलिमेंट का है, ये एटम किसी दूसरे एलिमेंट का है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, बट इन दोनों का मास सेम है। देखो ये भी ये आर्गन है, ये कैल्शियम है, ठीक है, ये आर्गन है, ये कैल्शियम है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, बट मास देखो दोनों के 40 हैं। ऐसे केमिकल स्पीशीज को हम आइसोबार्स बोलते हैं। सो आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस, एंड आइसोबार्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मासेस, इन्हें हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा सबसे पहला पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का, द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है कंप्लीट। अब अगर आपको अपने वीडियोस को सीक्वेंस में देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो सबसे पहला सजेशन तो यही होता है कि आप YouTube पे प्लेलिस्ट सर्च करें। अगर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो आप आराम से अपने सीक्वेंस में वीडियो देख सकते हैं, और एक बार अगर आपको प्लेलिस्ट मिल गई है तो आप उसे सेव कर लो, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो मिला है तो उसके डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्शन में हमेशा प्लेलिस्ट की लिंक डली होती है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com, आप इस पे जाके और आपको जो भी कोर्स देखना है, साइड में देखिए राइट हैंड पे आप इधर आप देखोगे, मेरा राइट आपके लेफ्ट पे, यहाँ पूरे कोर्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, JEE और नीट, ये सब आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। JEE और नीट के अंदर अगर आप जाते हैं, क्लिक करेंगे तो ऊपर तो आपको मेन वीडियोस मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, और नीचे आपको कौन से वीडियोस मिलेंगे जो फाउंडेशन कोर्स के हैं, मतलब जो आपको कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करेंगे। तो पहले ये करते हैं और उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप उसके हायर लेवल के वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ नीचे आपको केमिस्ट्री के वीडियो भी मिल जाएंगे, वहां वॉच नाउ पे आप क्लिक करेंगे जब, और यही सेम चीज जैसे यहाँ JEE के दिख रहा है वैसे ही नीट के लिए होता है। तो नीट में भी आपको सेम ऐसी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगा, बस वहां मैथ्स की जगह आपको बायो मिलेगा। अब यहां पे दिए हुए हैं हमारे, जैसे आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे कोर्स के डिटेल्स, यहां पे कोर्स में क्या क्या चीजें हैं वो यहां है, और नीचे दिए हुए हैं चैप्टर्स। आप चैप्टर पे क्लिक करिए, एक ड्रॉप बॉक्स आएगा, उस ड्रॉप बॉक्स में वीडियोस जो होंगे वो टॉपिक वाइज सीक्वेंस में अरेंज होंगे। आप क्लिक करके वॉच नाउ पे उस पे क्लिक करिए, जैसे करेंगे वीडियो ओपन हो जाएगा, प्ले करके वहां से यूट्यूब प्लेयर जो है वो यहीं पे ओपन होके आप यहीं पे वीडियो देख सकते हैं। जितनी बार वीडियो को देखना है आप उतनी बार देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स
फाउंडेशन कोर्सेज को, और फाउंडेशन कोर्सेज जिस चीज का बेस बनाते हैं, दैट मींस जेडबलई और नीट, इन सब की तैयारी 100% फ्री में आपको करवाते हैं। इन सबके वीडियो लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेडबलई नीट चैनल पे टाइम टू टाइम जिस तरह से टाइम टेबल बना हुआ है उसके हिसाब से अवेलेबल होते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, ना यहाँ पे कोई दूसरी फीस पे करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education, and keep watching Magnet Brains IIT JEE and NEET channel for दूसरा वीडियो ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग मॉडल ऑफ एटम्स पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने 9th क्लास के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा था, वो यहां पे भी देखेंगे, थोड़ा बेसिक से ऊपर के लेवल तक। थैंक यू वेरी मच।